हेलो एवरीवन, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आईसीएसई क्लास 10th फिज़िक्स और चैप्टर का नाम है यहाँ पर वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। और कमिंग वीडियोस में हम लोग इसका न्यूमेरिकल भी देखेंगे वीडियोस में। और अगर आप इसके पहले का चैप्टर नहीं देखे तो आप चैनल पर जाकर वो भी देख सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे Q&A न्यूमेरिकल्स। और डिस्क्रिप्शन में इसका चैनल का प्लेलिस्ट का लिंक भी दिया गया हुआ है और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया गया है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। वीडियो प्लीज़ पूरा देखिए, अगर आपको अच्छा दिखा वीडियो तो प्लीज़ लाइक करिए, ठीक है। अगर आप कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप उसको कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। चैप्टर का नाम है वर्क, एनर्जी एंड पावर। ओके, और क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, डिफाइन वर्क, इज़ वर्क अ स्केलर और अ वेक्टर। देखिए, पहले अपने को ये देखना है कि क्वेश्चन में कि पूछा क्या है। तो यहाँ पर उसको सिर्फ बेसिक एक क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्क क्या है, ठीक है। वर्क तो आपको ऑलरेडी मालूम है, अगर नहीं भी मालूम है समझिए कुछ एक काम कर रहे हैं आप, और ठीक है, और वो काम का कुछ आउटपुट भी रहना चाहिए। जैसे कि एक टेबल है, ठीक है। टेबल को अगर आप मूव कर रहे हैं पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ, तो यहाँ पर दिख के आ रहा है कि आपने टेबल को मूव किया है। वही अगर पॉइंट ए पे अगर टेबल है और आप इस पर मेहनत कर रहे हैं और वो टेबल वहीं का वहीं है, तो उसको कुछ भी वर्क डन नहीं कहते। जब पॉइंट ए से बी की तरफ मूव हुआ है टेबल, तब आप उसको बोल सकते हैं हाँ कि भाई वर्क हुआ है, यहाँ पर मेहनत लगी है और उसका रिजल्ट दिख रहा है यहाँ पर। सो वर्क इज सेड टू बी डन ओनली व्हेन द फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी मेक्स अ बॉडी मूव। बॉडी मूव होना है। अब बॉडी मूव किस तरह से भी हो सकता है, या तो हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है या वर्टिकल भी हो सकता है या कोई एक अलग डायरेक्शन में भी हो सकता है। बट द कंडीशन इज़ बॉडी मूव होना है, डिस्प्लेस होना है जब आप उस पर फोर्स लगा रहे, तो उसको बोलते हैं वर्क डन। वर्क इज सेड टू बी डन ओनली व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी मेक्स द बॉडी मूव। नेक्स्ट चीज़ ये पूछा गया है कि ये स्केलर है या वेक्टर है। देखिए, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, यहाँ पर सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड कंसिडर कर रहे हैं, आप इसका डायरेक्शन कंसिडर नहीं कर रहे। सो देयरफॉर यहाँ पर क्या कर रहे हैं आप, उसको स्केलर क्वांटिटी है। क्वेश्चन 2 में ये पूछा गया है कि हाउ इज़ द वर्क डन बाय अ फोर्स मेजर्ड व्हेन फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। सेकेंड बिट में है फोर्स इज एट एन एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पर आप देखिए, टेबल है और टेबल को आप पुश कर रहे हैं, ठीक है। अब टेबल को पुश कर रहे हैं और टेबल भी क्या है, जिस डायरेक्शन में पुश कर रहे हैं आप उसी डायरेक्शन में टेबल भी जा रहा है, तो उसको बोलते हैं फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। तो टेबल हट रहा है ना आपका, ठीक है, तो फोर्स ये है, डिस्प्लेस भी ये है, दोनों भी क्या है, एक ही डायरेक्शन में। तो वैसे टाइम पे वर्क डन कैसा मेजर करते हैं आप, वैसे टाइम पे वर्क डन को हम मेजर करते हैं W इज इक्वल टू F इंटू एस। यहाँ पर हम लोग ज़्यादा कंसिडर नहीं करते, सिर्फ फोर्स देखते हैं और कितना डिस्प्लेस हुआ है, सिर्फ ये दो चीज़ को ही कंसिडर करते हैं। सो वर्क डन क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेस। सेकेंड बिट में ये पूछा गया है कि फोर्स इज एट एन एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इज एट एन एंगल टू द डायरेक्शन, समझिए कि ये फोर्स है, दूसरे में क्या करा, एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये समझो डिस्प्लेसमेंट है। इन दोनों के बीच में क्या है, एंगल जनरेट हो रहा है, यहाँ पर एंगल है। सो फोर्स इन द डायरेक्शन, एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ऐसे टाइम पे कैसा मेजर करते हैं, जब स्ट्रेट लाइन में रहा तो W इज इक्वल टू F इंटू एस, बट व्हेन देयर इज एन एंगल बिटवीन देम, वैसे टाइम पे हम कंसिडर करेंगे वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू जो भी थीटा है उसका कोसाइन वैल्यू, तो कॉस थीटा। तो वैसे टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, कॉस थीटा वैल्यू लेंगे। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3। A force F acts on a body and displaces it by a distance s is in the direction of the angle theta with the direction of the force. तो फोर्स F है जो एक बॉडी पे डिस्प्लेस कर रहा है, सो डिस्टेंस क्या है, S है यहाँ पर, और डायरेक्शन ऑफ द एंगल थीटा है विद द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। आपको ये एक्सप्रेशन लिखना है, राइट द एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन बाय द फोर्स। दूसरा क्या है, वॉट शुड बी द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट टू गेट ज़ीरो वर्क और मैक्सिमम वर्क। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। पहले क्वेश्चन में तो क्या एक्सप्रेशन लिखना है कि अगर
दोनों के बीच में एक एंगल रहा तो कैसा रहेगा, वैसे टाइम पे हम ये फार्मूला है इसका, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। सेकेंड बिट में ये पूछा गया है कि ज़ीरो वर्क रहा तो तब क्या रहती वैल्यू, मैक्सिमम बनाना है तो उसके लिए क्या करना है। अगर ज़ीरो वर्क करना है तो उसके लिए दो कंडीशन ही है, ठीक है, या तो एक ही जगह पे रहना, लेकिन अगर मूवमेंट है तो वैसे टाइम पे क्या रहेगा, फोर्स समझिए ये डायरेक्शन में है तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये डायरेक्शन में रहेगा, ठीक है, या फिर डिस्प्लेसमेंट ये डायरेक्शन में है, फोर्स क्या रहेगा, ये डायरेक्शन में रहेगा। मतलब दोनों के बीच में जो है 90 डिग्री वैल्यू रहेंगी। जब 90 डिग्री वैल्यू रहेंगी तो कॉस थीटा तो लिखना है अपने को, तो कॉस 90 की वैल्यू क्या है, ज़ीरो। वाई, बिकॉज आपको ऑलरेडी मालूम है टेक्नोमेट्री टेबल में कॉस 90 की वैल्यू ज़ीरो है। तो जब हम उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस इंटू कॉस 90, आपको पूरी वैल्यू आ जाएंगी ज़ीरो। तो यहाँ पर हो गया ज़ीरो वर्क। भले ही आप मेहनत कर रहे हैं, आप फोर्स लगा रहे हो उसके ऊपर, लेकिन अगर जो आप उस पर ज़ोर लगा रहे हो उसका जो एंड रिज़ल्ट है वो तो है ज़ीरो। सेकेंड बिट में ये पूछा है मैक्सिमम वर्क। मैक्सिमम वर्क कब रहेगा, जब आप फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल रहेंगी वो 0 डिग्री। वाई, बिकॉज कॉस ज़ीरो की वैल्यू जो आएंगी आपको वो है 1, तो इसलिए इट विल बी मैक्सिमम फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जब फोर्स ये डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट भी यही डायरेक्शन में है, ऐसे टाइम पे आपको आएंगी मैक्सिमम वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 4 में है, अ बॉडी इज एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स, स्टेट टू कंडीशन व्हेन द वर्क डन इज 0। ऑलरेडी देख लिए एक बॉडी के ऊपर क्या है, फोर्स लगा हुआ है, लेकिन ऐसे दो कंडीशंस बता दो जहाँ पर वर्क डन 0 है। ऐसे दो कंडीशंस कब आएंगे, तब जब वो डिस्प्लेसमेंट 0 रहेगा, फोर्स है यहाँ पर लेकिन या तो डिस्प्लेसमेंट 0 रहेगा, लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट भी है तो जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री रहना। समझिए ये टेबल है, यहाँ पर आप इस पर फोर्स लगा रहे, ठीक है, और ये टेबल मूव नहीं हो रहा, ओके, इट्स नॉट मूविंग। ऐसे टाइम पे भी वर्क डन क्या है, 0 है। सेकेंड केस में क्या है, यहाँ पर फोर्स लगा रहे आप, डिस्प्लेसमेंट ये डायरेक्शन में है, तो तब क्या रहेगा, दोनों के बीच में डिग्री 90 है। तो व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज़ नॉर्मल एंड द टू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। नॉर्मल का मतलब क्या है, यहाँ पर जब भी एक एंगल 90 डिग्री बनाएगा उसको बोलते हैं हम नॉर्मल। आप इसको रे ऑप्टिक्स में भी देखेंगे एक नॉर्मल वर्ड। क्वेश्चन नंबर 5 में है यहाँ पर, स्टेट द कंडीशन व्हेन द वर्क डन बाय अ फोर्स इज पॉजिटिव, नेगेटिव, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। आपको ऐसे कंडीशंस बताना है जहाँ पर वर्क डन जो है या तो पॉजिटिव रहना है या नेगेटिव रहना है, और उसको एक्सप्लेन भी करना है। बेस्ट एग्जांपल देखिए, अब आप छत पे चले गए, समझिए, ठीक है, एग्जांपल सोचिए, आप छत पे चले गए आप, और वहाँ से छत पे आपका बॉल रखा हुआ है, आप उसको नीचे फेंकना चाह रहे, तो बॉल आप ऊपर से फेंकेंगे नीचे, फाइन। ऐसे टाइम पे क्या है, वर्क डन क्या है, पॉजिटिव लेंगे अपन। वाई, बिकॉज बॉल जब नीचे जाते रहता तो उसको हम कंसीडर करेंगे एज अ प्लस जी, फाइन। अब आपका खेलना हो गया नीचे ज़मीन पे, अब आप क्या करना चाह रहे, बॉल को फिर वापस छत पे रख देना चाह रहे, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, बॉल वापस जाकर छत पे रखेंगे, तो वैसे टाइम पे क्या करेंगे, जी माइनस लेंगे आप, तो वर्क डन क्या रहेगा, यहाँ पर नेगेटिव रहेगा। जब करीब रहेगा, डिस्टेंस करीब आते रहेंगे तब प्लस लेंगे, जब दूर जाते रहेंगे तो उसको डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर नेगेटिव लेंगे। यहाँ पर ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नेगेटिव लेंगे, जिसकी वजह से वर्क डन यहाँ पर 0 कंसिडर कर रहे हैं। Question number 6. A body is moved in the direction opposite to the direction of the force acting on it. State whether the work is done by the force or work done against the force. देखिए, समझिए, आप गोलकीपर है, ठीक है, गोलकीपर है, और सामने से एक फॉरवर्ड प्लेयर जो है आपकी तरफ बॉल मारा ओपोनेंट टीम का, तो आप क्या करेंगे, बॉल को गोल के अंदर जाने से पहले रोकने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बॉल आ रहा ये डायरेक्शन में, आप एज अ गोली क्या करेंगे, बॉल को रोकने जाएंगे ये डायरेक्शन में, ठीक है, सेम इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो वही पूरा, अ बॉडी इज मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन इट, ठीक है। फोर्स अब समझो यहाँ पर है, डिस्प्लेसमेंट ये डायरेक्शन में, तो वैसे टाइम पे क्या रहेगा, वर्क डन
ऐसे टाइम पे वर्क डन को हम लेंगे वर्क इज़ डन अगेंस्ट द फोर्स। ठीक है, फोर्स आप यहाँ पे लगा रहे हैं, ये अगेंस्ट द फोर्स है, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में, तब हम बोलेंगे वर्क इज़ डन अगेंस्ट द फोर्स। अगर ये दोनों एक ही डायरेक्शन में रहते थे, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, तो इसको अलॉन्ग द फोर्स बोलेंगे हम। यहाँ पे क्या है, अगेंस्ट द फोर्स है। When a body moves in a circular path, how much work is done by the body? अब यहाँ पर मैं एक सर्कल उतारूँगा, ये सर्कल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कंसिडर कर रहा हूँ मैं, एक बॉडी है, फाइन। ये बॉडी क्या है, सर्कल में गोल फिर के फिर वापस वही स्पॉट पे आ जा रही। तो ऐसे टाइम पे वर्क डन क्या है, ऐसे टाइम पे वर्क डन क्या रहेगा, ज़ीरो रहेगा आपका। वाई, बिकॉज जैसा कि आपको मालूम है डिस्प्लेसमेंट क्या है, द शॉर्टेस्ट बिटवीन 2 पॉइंट्स, द स्टार्टिंग एंड द फिनिश। स्टार्ट भी यहाँ से हो रहा, फिनिश भी यहाँ हो रहा, तो क्या रहेगा यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो रहेगा। डिस्टेंस नहीं है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कंसिडर कर रहे हैं। तो वैसे टाइम पे W इज इक्वल टू F इंटू एस, तो F डॉट ज़ीरो, तो वर्क डन क्या रहेगा आपका, ज़ीरो रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में ये दिया गया है कि सैटेलाइट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, व्हाट इज़ द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ द ग्रेविटी। जैसा कि आपको ऑलरेडी मालूम है, आप समझो ये अर्थ है यहाँ बीच में, सैटेलाइट क्या है आपका, यहाँ पर इसके अतराफ फिरते जा रहा, अर्थ के अतराफ गोल गोल फिरते जा रहा। ऐसे टाइम पे वर्क डन क्या रहेंगे, ऐसे टाइम पे इसको वर्क डन क्या करेंगे, ज़ीरो लेंगे। आपको ऑलरेडी बोला मैं, वर्क डन इन अ सर्कुलर पाथ, बिकॉज क्या पूरा सर्कल होने के बाद भी क्या रहेगा, वो सेम पोजीशन पे रहेगा, ज़ीरो रहेगा। और एक मेन चीज़ क्या है यहाँ पर, द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर रहेगा 90 डिग्री। तो cos 90 की वैल्यू क्या है, अब ज़ीरो लेंगे, तो वैसे टाइम पे वर्क डन क्या रहेगा आपका, ज़ीरो रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इज वर्क बीइंग डन। ऐसे 3 केसेस में कहाँ है वर्क, देखिए। अब मैन पुशिंग अ बॉल, अब समझिए आप ही है, अब क्या कर रहे हैं, आप ज़्यादा पढ़ लिए, अब आप क्या कर रहे हैं, दीवार ढकलना चाह रहे जो कि पक्की सीमेंट से बनी हुई है, ठीक है। आप कोशिश कर रहे हैं, आप तो आपसे मूव होगा नहीं होगा, बिकॉज दीवार क्या है, पक्की सीमेंट से बनी हुई है, कोई पुरानी दीवार नहीं है, पक्की सीमेंट की दीवार है। आप इसको पुश करना चाह रहे, तो क्या इमेजिन कर सकते हैं आप उसको पुश करने की, वो नहीं हो सकता। दूसरा क्या है, कूली स्टैंडिंग विद द लोड ऑफ 12 kg फनी साइड। अब समझिए एक कूली है यहाँ पर, तो वो क्या कर रहा, सामान को उठा के अपने सर पे लेके रख रहा। सिर्फ ये लेके ठहरने से क्या होता, वर्क डन नहीं होता यहाँ पर, ठीक है। अगर वो एक ही जगह पे ठहर के उसको स्टैंडिंग, मूव नहीं है, स्टैंडिंग है, तो वैसे टाइम पे भी क्या रहेगा उसका, वर्क डन कुछ भी नहीं है, बल्कि ज़ीरो है। हाँ, अगर ये मूव होकर दूसरी जगह पे रखा तब इसका वर्क डन होता। तीसरे केस में बॉय क्लाइंबिंग अपर स्टेयरकेस, ठीक है। अब आप छत पे जा रहे बॉल लेने के लिए, तो क्या आप सीढ़ियों से ऊपर जा रहे, तो ऐसे टाइम पे क्या हो रहा, आप थोड़ा ट्रैवल कर रहे, तो क्या है, थोड़ा डिस्प्लेसमेंट है, ओके। तो ऐसे टाइम पे क्या रहेगा, वर्क डन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में ये दिया गया है कि a coolie carrying a load on his head and moving in a frictionless horizontal platform does no work, explain the reason। तो जैसा अभी देखें हम लोग एग्जाम्पल में, कूली है, सामान उठा के अपने सर पे रख लिया। अब आप यहाँ पे क्या कर रहा है, वो ट्रैवल भी कर रहा, लेकिन क्या है जिस पे वो ट्रैवल कर रहा है वो फ्रिक्शनललेस है। फ्रिक्शनललेस पे क्या रहेंगे, कुछ भी फोर्स नहीं रहेगा, भले ही डिस्प्लेसमेंट है लेकिन कुछ भी फोर्स नहीं रहेगा। तो चाहे डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो रहो तो भी वर्क डन ज़ीरो है, या फिर फोर्स ज़ीरो रहो तो तभी भी वर्क डन क्या है, ज़ीरो है। और जब कूली सामान सर पे लेकर फोर्स लगा रहा है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, ऊपर की तरफ है, फोर्स एग्जैक्ट 90 डिग्री डायरेक्शन में, नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। वैसे टाइम पे भी क्या बोलेंगे हम लोग, इसका वर्क डन जो है ज़ीरो है।
अ वर्क डन बाय अ फील्डर व्हेन ही टेक्स अ कैच इन अ क्रिकेट मैच इज नेगेटिव, एक्सप्लेन। अब समझिए बॉल ये डायरेक्शन में है, ठीक है, आप एज अ फील्डर यहाँ पर ठहरे हुए हैं, ओके, और आप क्या कर रहे हैं, बॉल जिस डायरेक्शन में जा रहा है आप उसको ऐसा रोक रहे हैं, कैच करके उसको रोक रहे हैं बॉल को आप। तो ऐसे टाइम पे क्या रहेगा, ये तो ये डायरेक्शन में है, फोर्स आपका ये डायरेक्शन में है, तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में रहने की वजह से क्या रहेगा, आपका वर्क डन जो है वो ज़ीरो रहेगा। फोर्स इज अप्लाइड बाय अ फील्डर ऑन द बॉल इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉल, सो वर्क डन बाय द फील्डर ऑन द बॉल इज नेगेटिव। अब आप है फोर्स लगा रहे हैं उसको ये डायरेक्शन में, बॉल का डिस्प्लेसमेंट में है ये डायरेक्शन में, ऑपोजिट रहने की वजह से क्या हो रहा, वर्क डन नेगेटिव हो रहा। Question number 12. Give an example when the work done by a force of gravity acting on a body is zero even though the body gets displaced from its initial position. बॉल को समझो एक कूली भी जो है सामान उठा के अपने सर पे रख रहा, तो यहाँ पर क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एज अ नेगेटिव कंसिडर करेंगे, तो यहाँ का जो वर्क डन रहेगा उसको हम लोग एज अ नेगेटिव कंसिडर करेंगे यहाँ पर। बॉल अगर ऊपर फेंक रहे तो, बट यहाँ पर कूली क्या है, सामान उठाकर अपने सर पे रख रहा, द डिस्प्लेसमेंट इज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाइल द फोर्स ऑफ ग्रेविटी वर्टिकली डाउनवर्ड्स। डिस्प्लेसमेंट तो क्या है, सामने ये डायरेक्शन में, समझो कूली यहाँ पर है, सामान यहाँ पे, इसका फोर्स कहाँ पे लगेगा आपको, फोर्स इसका फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, और डिस्प्लेसमेंट कौन से डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट ये डायरेक्शन में, दोनों के बीच में एंगल कितना है, दोनों के बीच में एंगल है 90 डिग्री। तो ऐसे टाइम पे वर्क डन क्या रहेगा, ऐसे टाइम पे इसका वर्क डन जो है इस ज़ीरो रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है यहाँ पे, व्हाट आर द SI एंड CGS यूनिट्स ऑफ वर्क, हाउ आर दे रिलेटेड, एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप, ओके। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 में, व्हाट आर द SI यूनिट एंड CGS यूनिट्स ऑफ वर्क। SI यूनिट ऑफ वर्क तो आपको ऑलरेडी मालूम है जूल है, और CGS यूनिट जो वर्क का है वो है अर्ग। अब इन दोनों के बीच में रिलेशन मालूम करना है। देखिए इसका जो फार्मूला है रिलेशन बिटवीन जूल एंड अर्ग, पहले तो क्या है वो यहाँ पर देखिए, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का हम लोग लिखेंगे न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का हम लोग लिखेंगे मीटर, वर्क का क्या है जूल, लेकिन न्यूटन का क्या है, डाइन के साथ कन्वर्जन है, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन, ठीक है। तो न्यूटन की जगह पे हम लोग डाइन लिख देंगे, और मीटर की जगह पे क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर लिखेंगे, 10⁻² सेंटीमीटर, ओके। सो ये हो जाता 10⁵ डाइन इंटू 10⁻² सेंटीमीटर, इसके वजह से हो जाता 10⁻7 डाइन इंटू सेंटीमीटर, दिस डाइन इंटू सेंटीमीटर इज नथिंग बट अर्ग, सो 1 जॉल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग। स्टेट एंड डिफाइन SI यूनिट ऑफ वर्क। वर्क के बारे में SI यूनिट का डिफाइन करना है। देखिए आपको ऑलरेडी डेफिनेशन मालूम है, वर्क तो क्या है, जॉल है, फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स का न्यूटन है, डिस्प्लेसमेंट का मीटर है। सो आपको ये बोल सकते हैं कि 1 जॉल ऑफ वर्क इज सेड टू बी डन कब, जब 1 फोर्स ऑफ न्यूटन इज डिस्प्लेस्ड अ बॉडी थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, ठीक है। 1 जॉल वर्क है और फोर्स कितना लगा रहे, 1 न्यूटन, और कितना हटाने के लिए, 1 मीटर हटाने के लिए, इसको बोलते हैं स्टेट ऑफ वर्क। SI यूनिट तो आपको ऑलरेडी मालूम है, वर्क का जो है जॉल है। क्वेश्चन नंबर 15, एक्सप्रेस जॉल इन टर्म्स ऑफ वर्क, ऑलरेडी देख लिया हम लोग, 10⁻7 वर्क आ रहा, 1 जॉल इज इक्वल टू। क्वेश्चन नंबर 16 में है, अ बॉडी ऑफ मास m फॉल्स डाउन थ्रू अ हाइट h, ऑब्टेन एन एक्सेलरेशन फॉर द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो ऑलरेडी वर्क का क्या है यहाँ पर, वर्क F इंटू एस, ये कब कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल, लेकिन वही अगर वर्टिकल रहा तो वैसे टाइम पे हम लोग उसको क्या करेंगे, यहाँ पर वर्क डन इज इक्वल टू, इसकी जगह पे क्या हैश ले लेंगे, और साथ ही साथ यहाँ पे ग्रेविटी भी रोल प्ले करता, तो यहाँ पर W इज इक्वल टू FS एंड FS इज इक्वल टू mgh। फोर्स क्या है, इंटू मास इंटू ग्रेविटी, ठीक है। तो मास इंटू ग्रेविटी इंटू h।
ये कभी भी रहो, शायद ऊपर से आप नीचे आ रहे हो, ये डायरेक्ट भी आ रहे, या सीढ़ियों से आ रहे, या स्लोप से आ रहे, या लिफ्ट से आ रहे, सब जगहों पर ये एक ही फार्मूला यूज़ करना है आपको। सीढ़ियों से आ रहे या लिफ्ट से आ रहे तो अलग अलग लेने की ज़रूरत नहीं है, सेम फार्मूला लेके करना है। क्वेश्चन नंबर 17 में है, अ बॉडी ऑफ मास एम क्लाइम्स अप द स्टेयरकेस ऑफ वर्टिकल हाइट h, व्हाट इज़ द वर्क डन बाय द बॉय अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप, व्हाट इज़ द वर्क डन बाय द बॉय अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। जब वो ऊपर की तरफ जा रहा है तो क्या करेंगे हम लोग, ग्रेविटी नेगेटिव लेंगे, तो वैसे टाइम पे वर्क डन क्या हो रहा है यहाँ पर, वर्क डन हो जाएगा आपका F इज इक्वल टू एफ एस इज इक्वल टू माइनस एम जी एच। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, डिफाइन द टर्म एनर्जी एंड स्टेट इट्स एसआई यूनिट। तो एनर्जी में क्या रहेगा, द टर्म एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज इज कैपेसिटी टू डू वर्क। जब आप एक काम कर रहे हैं, आपकी कितनी कैपेसिटी है वो काम करने के लिए, उसको बोलते हैं एनर्जी। इसका क्या है, इसका भी है एसआई यूनिट है आपका जूल। क्वेश्चन नंबर 19 है, what physical quantity does the electron volt measure, how it is it related to the SI unit of the quality। EV किसको बोलेंगे अपन, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब एक इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कर रहा है, ठीक है ना, जब आप 1 वोल्ट दे रहे और उस 1 वोल्ट से जो इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कर रहा है डिस्टेंस, उसकी यूनिट यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू क्या है, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू तो आपको ऑलरेडी मालूम है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 1 J इज इक्वल टू कैलोरी। तो कितने कैलोरीज होते हैं, 0.24 कैलोरीज। नेम द फिजिकल क्वांटिटी विच इज मेजर्ड इन कैलोरी, हाउ इट इज रिलेटेड टू द SI यूनिट। ठीक है, कैलोरी इज मेजर्ड इन हीट एनर्जी, सो 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जॉल। डिफाइन किलो वाट आवर, हाउ इट इज़ रिलेटेड टू द जॉल। किलो वाट आवर क्या होता है, जितना आप समझिए अभी, किलो वाट आवर मोस्टली क्या है, करंट, घर के जो करंट के मीटर्स रहते हैं ना उसमें देखते हैं। तो 1 किलो खर्च करने कितना घंटा लग रहा, घंटे में कितना खर्च हो रहा, वो है इसका किलो वाट आवर। सो 1 किलो वाट आवर इज़ द एनर्जी स्पेंड, जितनी एनर्जी स्पेंड कर रहे हैं कितनी देर में, बाय अ सोर्स ऑफ पावर इन 1 आवर। आप इसको एनर्जी स्पेंड बोलो या फिर वर्क डन बोलो, दोनों भी बात उतनी है। जो 1 किलोवाट जो है वो लगा रहा है यहाँ पर, 1 किलोवाट लगा के 1 घंटे में कितनी एनर्जी हो रही, वो है 1 किलोवाट आवर। इसको लिखते हैं 3.6 इंटू 10⁻6 जॉल। डिफाइन द टर्म पावर, स्टेट इट्स SI यूनिट। तो पावर क्या है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। एनर्जी तो आप ऑलरेडी देख लिए कि एक वर्क डन करने कितनी एनर्जी होना है, वो है एनर्जी। लेकिन जो रेट है, ठीक है, आप उसको बोल सकते हैं W/T, द रेट ऑफ डूइंग वर्क, क्या रेट से कर रहा है काम, उसको बोलते हैं हम पावर। द SI यूनिट ऑफ पावर इज वाट। स्टेट 2 फैक्टर्स ऑन विच पावर स्पेंड बाय अ सोर्स डिपेंड, एक्सप्लेन योर आंसर विथ एग्जाम्पल्स। यहाँ पर क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन वर्क एंड पावर। वर्क तो आप ऑलरेडी देख लिए, पावर क्या है, रेट है उसका। सो वर्क इज डन बाय द फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, वो है वर्क। और जिस रेट से कर रहे हैं वो है पावर। वर्क डन डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम। वर्क क्या है, आपको फॉर्मूले में टाइम कहीं भी इंक्लूड नहीं है, लेकिन यहाँ पर वो टाइम डिपेंड कर रहा है, W/T है। SI यूनिट यहाँ पे जॉल है, यहाँ पे W/T को क्या लिखेंगे आप, वाट लिखेंगे। डिफरेंशिएट बिटवीन एनर्जी एंड पावर। एनर्जी में क्या है, उतनी ताकत जो रहना, द कैपेसिटी टू डू वर्क, द कैपेसिटी टू डू वर्क, उसको बोलते हैं हम एनर्जी। पावर इज द सोर्स, पावर ऑफ अ सोर्स इज द एनर्जी स्पेंड बाय इट इन 1 सेकेंड।
एनर्जी स्पेंट डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम, यहाँ पर भी एनर्जी जो स्पेंड कर रहे हैं वो टाइम पे डिपेंड नहीं है, बट पावर स्पेंड डिपेंड्स ऑन टाइम इन विच द एनर्जी इज स्पेंट। SI यूनिट ऑफ एनर्जी इज जॉल और SI यूनिट ऑफ पावर इज वैट्स। स्टेट एंड डिफाइन द SI यूनिट ऑफ पावर। पावर का फॉर्मूला क्या है? W/T। तो आप बोल सकते हैं इफ़ 1 जॉल ऑफ वर्क इज़ डन इन 1 सेकेंड, इफ़ 1 जॉल ऑफ वर्क इज़ डन इन 1 सेकेंड, सो द पावर स्पेंट इज सेड टू बी 1 वाट। जब 1 जॉल की एनर्जी या 1 जॉल का वर्क आप 1 सेकेंड में कर रहे, तो वैसे टाइम पे बोल सकते हैं द पावर कितना स्पेंड हुआ यहाँ पर? 1 वाट पावर स्पेंड हुआ यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज़ द हॉर्स पावर HP, हाउ इज़ इट रिलेटेड टू द SI यूनिट ऑफ पावर। पावर का जो दूसरा नाम है उसको बोलते हैं हॉर्स पावर। ये कहाँ पे यूज़ करते हैं? ज़्यादातर मैकेनिकल एनर्जी में यूज़ करते हैं, ठीक है। और 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट। डिफ्रेंशिएट बिटवीन वैट एंड वैट आवर। वैट इज़ द यूनिट ऑफ पावर, ठीक है। वैट आवर क्या है? घंटे में जितना हुआ वो है इसका वैट आवर। सो इज़ द यूनिट ऑफ वर्क सिंस पावर इनटू टाइम इज इक्वल टू वर्क। नेम द क्वालिटी विच इज़ मेजर्ड इन kWh, kW, WH, EV। किलो वाट आवर, फर्स्ट वाला क्या है? किलो वाट आवर। ये कहाँ पे दिखते हैं? हम एनर्जी में देखते हैं। किलो वाट ये सिर्फ कहाँ पर दिखते हैं? पावर में दिखते हैं। यहाँ ऊपर आवर आ रहा ना, तो टाइम भी आ गया यहाँ। सी क्या है? वाट आवर, ये एनर्जी है यहाँ पर। उसके बाद है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये भी क्या है? आपका एनर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म हो रहा है। वीडियो थैंक्स एंड तक देखने के लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए। नेक्स्ट वीडियो में दूसरी चीज़ देखेंगे हम लोग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।